हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल extraclass.com। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ NTA मॉक टेस्ट 15। यहाँ पे मैं आपका बायोलॉजी सेक्शन कवर करूँगी और जो आपके बाकी दो सेक्शन है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो हमारे यहाँ के दो टीचर्स VKM सर एंड PS सर कराएंगे। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि उन्हें हर सब्जेक्ट के रेगुलर वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट 15 विद द क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is, in majority of the angiosperm, pollen is released in a two-celled stage. The two cells are, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए क्या है, गैमीट एंड जनरेटिव सेल। बी क्या है, वेजिटेटिव सेल एंड ट्यूब न्यूक्लियस। सी क्या है, टू मेल गैमीट्स। एंड डी क्या है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म है उनमें पॉलन ग्रेन जो है वो दो सेल स्टेज में रिलीज होता है। और ये दो सेल क्या होते हैं ये आपसे पूछा गया। आपको पता है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, और ये जब एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर के एनसीईआरटी में कि 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में टू सेल्ड पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन टू सेल्ड होता है और ये दो सेल क्या क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, ये जो दो सेल होते हैं ये क्या क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसा होता है पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये आउटर लेयर क्या होता है, आउटर लेयर इज नोन एज एक्साइन एंड inner layer is known as intine। ठीक है, inner layer is known as intine। अब इसके अंदर एक बड़ा सा सेल होता है, इस बड़े वाले सेल को क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटा वाला सेल होता है दिस इज नोन एज जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जो जनरेटिव सेल होता है वही क्या करता है, मेल गैमिट को फॉर्म करता है। वही क्या करता है, मेल गैमिट को फॉर्म करता है। और वेजिटेटिव सेल क्या करता है, वो इसको क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, वो इसको न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि विच सेट ऑफ हॉर्मोन्स आर सिक्रीटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। ठीक है, यहाँ पे आपको चार सेट हार्मोन्स के दिए गए हैं। पहला क्या है, एस्ट्रोजन, HPL एंड रिलैक्सिन। दूसरा क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिकोसॉल एंड HCG। तीसरा क्या है, HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। और चौथा क्या है, कॉर्टिकोसॉल, प्रोजेस्ट्रॉन एंड रिलैक्सिन। ठीक है, तो आपको पता है ये भी किसका है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता है कि जो प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स होते हैं यानी कि जो प्रेगनेंसी के टाइम में सिक्रीट होने वाले हार्मोन है वो क्या क्या है, HCG है, HPL है एंड रिलैक्सिन है। ठीक है, HCG क्या है, HCG इज ह्यूमन ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, HCG इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। HPL इज ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन। HPL इज ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन एंड थर्ड वन इज रिलैक्सिन। जो HCG और HPL है ये कब सिक्रीट होते हैं, आफ्टर द इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के बाद जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट करता है। और जब इम्प्लांटेशन हो जाता है तो ये दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, HCG एंड HPL। और जो तीसरा हार्मोन है ये लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में सिक्रीट होता है। कब, ड्यूरिंग द थर्ड और फोर्थ मंथ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ मंथ से सिक्रीट होता है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। HCG, HPL और रिलैक्सिन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम में सिक्रीट होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ कॉपर IUD। ठीक है, ये भी आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही क्वेश्चन है। और आपको क्या पूछा गया है कि जो कॉपर IUD होता है उसके लिए एक आपको इसमें से यहाँ पे 4 डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, इसमें से कॉपर IUD के लिए जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो कॉपर IUD क्या होता है आपको पता है, ये क्या है, बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, कॉपर की पतली सी, बहुत पतली सी थिन वायर होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इंसर्ट करते हैं। एंड आफ्टर द इंसर्शन वो क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है कॉपर IUD का, कॉपर IUD का फंक्शन होता है कि वो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करता है, मतलब उनको किल करता है, इनगल्फ करता है। और साथ ही क्या करता है वो कि स्पर्म की मोटिलिटी को, जो कॉपर IUD है इससे आयंस रिलीज होते हैं, आयंस भी रिलीज होते हैं, और ये आयंस क्या करते हैं, स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है उसको क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो जब स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, वो भी जो है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, दैट इज दीज इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस and the certain ions released from it suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperm. So here option B is the correct answer. ठीक है, now question number 4 is intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called medical termination of pregnancy, that is MTP, or induced abortion. Which of the following is incorrect about MTP? ठीक है, MTP क्या है ये भी आपका पता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का ही क्वेश्चन है। MTP मीन्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो MTP के लिए आपको यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो MTP के लिए इनकरेक्ट है। ठीक है, तो MTP जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, और MTP में क्या था, ये 1971 में बनाया गया था, और ये स्पेशली किसके लिए था, रेप केसेस के लिए। ठीक है, ये स्पेशली रेप केसेस के लिए था। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 दैट इज MTP इज नॉट अलाउड इफ द प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ द रेप। ठीक है, ऑप्शन 4 दैट इज MTP इज नॉट अलाउड if the pregnancy is result of the rape। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, क्योंकि ये जो MTP है ये गवर्नमेंट के द्वारा 1971 में बनाया गया था ये रूल, और इसके अकॉर्डिंग क्या था, ये स्पेशली रेप केसेस के लिए बनाया गया था। तो क्योंकि यहाँ पे नॉट अलाउड है इसीलिए ये ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ 2 genes are having percent of recombination less than 50 then the progeny of F2 generation will be। ठीक है, अगर 2 जीन्स हैं जिनके अंदर रिकॉम्बिनेशन कितना है, लेस देन 50% है, तो जो उनकी प्रोजेनी है F2 जनरेशन की वो क्या शो करेगी, उनकी प्रोजेनी क्या शो करेगी, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा ये जेनेटिक्स का है, काफ़ी सिंपल है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने पढ़ा होगा NCERT में कि अगर जो रिकॉम्बिनेशन है वो 50% से कम होता है तो उस केस में क्या होता है, हायर नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप, जो प्रोजेनी होगी वो मोस्टली क्या होगी, पेरेंट के जैसी होगी। ठीक है, अगर रिकॉम्बिनेशन 50% से कम है तो जो उनका F2 जनरेशन होगा उसमें क्या होंगे, जो F2 जनरेशन होगा वो मोस्टली कैसा होगा, पेरेंट के जैसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6
ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का ही इमेज दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला गया आपको, आइडेंटिफाई पार्ट्स लेबल्ड ए बी सी इन द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको जो ये पार्ट्स हैं ए बी सी, ये क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करना है, और आपको आइडेंटिफाई करने के बाद सही ऑप्शन को क्या करना है, मार्क करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बताइए क्या होता है, क्या क्या होता है। ए क्या है, ए जो ये वर्टिकल स्ट्रक्चर है ये क्या है, ए इज द हिस्टोन। ठीक है, ए क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन बोलते हैं। ठीक है, ये H1 हिस्टोन है, H1 हिस्टोन, और इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लाइसिन एंड आर्जिनिन अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ठीक है, अब जो ए के बाद जो बी है, बी क्या है, बी क्या है, ये जो सर्कल वाला स्ट्रक्चर है, बी क्या है, बी क्या है, बी इज ऑक्टामर। ठीक है, ये हिस्टोनी क्या करते हैं, वो ऑक्टामर बना लेते हैं, तो बी क्या है, ये ऑक्टामर है, और ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज होगा, और इसके ऊपर ये जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है ये, यानी कि सी क्या होगा, दिस इज डीएनए। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, तो डीएनए आपको पता है फॉस्फेट प्रेजेंट होने की वजह से ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज होगा और बाकी हिस्टोन एंड ऑक्टामर क्या होंगे, पॉजिटिवली चार्ज होंगे, तभी तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइंड है, क्योंकि दोनों क्या हैं, अपोजिट चार्ज के हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, H1 फॉर हिस्टोन, ए जो हमने पढ़ा, ए इज क्या है, ए क्या है, हिस्टोन है, बी क्या है, बी है आपका ऑक्टामर। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, एंड सी इज दैट डीएनए। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज डीएनए, तो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड इट इज ग्लूको। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो देखते हैं स्टेटमेंट ए क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको पता है ये किसका है, लैकोपेनॉन का। ठीक है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो जब बाइंड होते हैं तो वो इनएक्टिवेट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर जीन। ठीक है, ये क्या है आपका, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड विद ऑपरेटर रीजन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि लैक्टोज के एब्सेंस में जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। थर्ड क्या है, थर्ड स्टेटमेंट इज द जेड जीन कोड्स फॉर परमिएज। ठीक है, जेड जीन परमिएज के लिए कोड नहीं करता है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड द फोर्थ स्टेटमेंट इज दिस वॉज elucidated by फ्रैंकोइसिस जैकब एंड जैकी मोनोड। ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो लैकोपेरॉन मॉडल है वो किसने दिया है, जैकब एंड मोनोड ने दिया था, तो ये भी स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट 4 भी आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समटाइम्स द चेंज इन allelic frequency is so different in the new sample of the population that they become a different species. The original drifted population create a different population. This is called. ठीक है, तो इस इफेक्ट को आपने इकोलॉजी में पढ़ा, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इकोलॉजी इवोल्यूशन दोनों में है ये, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फाउंडर इफेक्ट।
ठीक है, आपको पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, आपको पता है जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? एक स्मॉल पॉपुलेशन में जब जेनेटिक मेकअप चेंज होता है तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं, और फिर इसी छोटे से चेंज से क्या होता है कि स्पीसीज के एक लार्ज पॉपुलेशन में भी चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आपका फाउंडर इफेक्ट, एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, यहाँ पे कुछ डिजीज हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से डिजीज कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसफर होते हैं। तो पहला डिजीज क्या है? टाइफॉइड। दूसरा रिंगवर्म, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, डेंगू, अमीबियासिस एंड चिकनगुनिया। ठीक है, तो आपको पता है कंटामिनेटेड फूड से क्या क्या ट्रांसफर होता है? टाइफॉइड होता है और एमीबियासिस होता है। ठीक है, टाइफॉइड और एमीबियासिस जो है वो ये किससे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपको रिंगवर्म पता है, टच से होता है। निमोनिया पता है आपको, ये रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये किससे होता है? ड्रॉपलेट से होता है। कॉमन कोल्ड भी ड्रॉपलेट से होता है। डेंगू जो है वो मॉस्कीटो से होता है, और चिकनगुनिया भी मॉस्कीटो से होता है। तो जो टाइफॉइड और अमीबियासिस हैं ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद का, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए इज through vaccine antigenic proteins of pathogen or dead or weakened pathogen are introduced in the body। ठीक है, तो ये क्या है? ये ऑप्शन आपका सही है, ये स्टेटमेंट आपका सही है क्योंकि वैक्सीनेशन में यही करते हैं। फिर जो सेकेंड है आपका स्टेटमेंट वो क्या है? एंटी वेनम प्रोवाइड्स एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, आपको पता है एंटी वेनम जो होता है वो एक्टिव इम्यूनिटी नहीं देता, वो क्या देता है? पैसिव इम्यूनिटी देता है। ठीक है, वो पैसिव इम्यूनिटी देता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बाकी जो थर्ड स्टेटमेंट है एंटीहिस्टामिन्स कंट्रोल एलर्जी, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। If the protoplast of tomato is fused with potato protoplast and grown as new plant, it will be known as। ठीक है, जो टोमेटो और पोटैटो का प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट आपको पता है क्या होता है? ऐसा सेल है, अगर सेल के अंदर क्या होता है? ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये सेंटर में न्यूक्लियस, और ये क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। तो अगर हम प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म और जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, आपको पता होगा। तो इन दोनों की अगर एक साथ बात करें तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, इसे हम प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। और जब हम टोमेटो और पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके एक नया प्लांट बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज सोमैटिक हाइब्रिड। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक हाइब्रिड बोलते हैं। तो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये किसकी हेल्प से होता है? ये दोनों का फ्यूजन किसकी हेल्प से होता है? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की वजह से हेल्प से होता है। और ये जो टोमेटो और पोटैटो का फ्यूज़न होता है उसको हम बोलते हैं पोमैटो। आपने पढ़ा होगा टोमेटो और पोटैटो के फ्यूज़न से जो नया प्लांट बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोमैटो बोलते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इंसेक्ट एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो आपको पता है ये सही स्टेटमेंट है, ये मेजर कॉज होते हैं क्रॉप डिस्ट्रक्शन के। नाउ स्टेटमेंट बी, breeding method for insect pest resistance involves the special step that are not similar to use in other agronomic traits such as yield और क्वालिटी। ठीक है, तो आपको पता है ये स्टेटमेंट क्या है, ये क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्रॉप उनकी वेरिएबिलिटी को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर स्टेटमेंट जो आपका सी है वो क्या है, मेल न्यूट्रिशन ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन्स कैन बी टर्म्ड एज हिडन हंगर, ये भी सही है। सोमैक्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ओरिजिनल प्लांट, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या, ऑप्शन बी इज द correct option, that is breeding method for insect pest resistance involve the special steps that are not similar, यहाँ पे similar होना चाहिए to use in the other agronomic traits such as yield और quality। ठीक है, यहाँ पे अगर similar होता तो ये भी सही होता, क्योंकि यहाँ पे not similar है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स आउट क्रॉसिंग। ठीक है, कौन सा जो है इनमें से वो आउट क्रॉसिंग को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो आपको पता है आउट क्रॉसिंग मीन्स क्या होता है, ऐसी क्रॉसिंग, ऐसी मेटिंग एनिमल्स की जिसमें कि उनके कभी 4 से 6 जनरेशन कभी भी वो क्या हो, एंसेस्टर ना रहे हों। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड ऑप्शन है, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। ठीक है, हम दो सेम स्पीसीज, ये जो दोनों स्पीसीज होंगी ये सेम होंगी, पर इन दोनों स्पीसीज के एंसेस्टर्स जो होंगे वो 4 to 6 जनरेशन तक कोई एंसेस्टर्स नहीं होंगे, मतलब पिछले 4-6 जनरेशन में इनका कोई रिलेशन नहीं होगा। तो ऐसी क्रॉसिंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्रॉसिंग को हम आउट क्रॉसिंग बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, स्टेटमेंट बी जो है वो आउट क्रॉसिंग को जो है वो बताता है कि ये क्या है, आउट क्रॉसिंग है। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 इज Manscus purpureus is a yeast used commercially in the production of। ठीक है, Monascus purpuris, ठीक है, Monascus purpuris is a yeast used commercially in the production of। ठीक है, Monascus purpuris जो है आपको पता है, आप सबको पता है किसके लिए होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स के लिए। ठीक है, तो Monascus purpuris जो है ये ईस्ट है, एक फंगस है जो कि किसके लिए यूज़ होता है, किसके प्रोडक्शन के लिए, ये यूज़ होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ दीज इज नॉट द फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आपको पूछा गया कि यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं, 4 फीचर्स हैं किसके, क्लोनिंग वेक्टर के, तो इसमें से कौन सा जो है वो क्लोनिंग वेक्टर का फीचर नहीं है। स्टेटमेंट ए क्या है, ए क्या है, ओराई सपोर्टिंग हाई ओराई सपोर्टिंग हाई कॉपी नंबर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ठीक है, दूसरा क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर, ये भी क्लोनिंग वेक्टर के लिए सही है। तीसरा क्या है, रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये गलत है। ठीक है, रेसिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसा नहीं होता, वो रेसिस्टेंट नहीं होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और प्रेजेंस ऑफ क्लोनिंग साइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट।
तो here option C is the correct answer. Next question is 16. Primer used for PCR must be, ठीक है, जो प्राइमर्स होते हैं, जो प्राइमर्स PCR के लिए यूज़ किए जाते हैं, PCR मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के लिए, वो जो होते हैं वो कैसे होने चाहिए। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता है प्राइमर किसके लिए स्पेसिफिक होता है। प्राइमर हमेशा स्पेसिफिक होता है 3 एंड के लिए, ठीक है। प्राइमर इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर थर्ड प्राइम एंड, ठीक है, ये थर्ड प्राइम एंड के लिए स्पेसिफिक होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 17. The variant of cry genes used to control corn borers is, ठीक है, क्वेश्चन इज वेरिएंट ऑफ क्राई जीन्स यूज टू कंट्रोल कॉर्न बोरर इज, क्या है, ए इज क्राई 1 AC, बी इज क्राई 1 AB, सी इज क्राई 2 AB एंड डी इज बोथ A एंड C। तो आपको पता है कि कॉर्न बोरर के लिए जो वेरिएंट क्राई जीन होते हैं वो क्या होते हैं, क्राई 1 AB। दिस इज फॉर कॉर्न बोरर्स, ठीक है, ये कॉर्न बोरर्स के लिए होते हैं। और जबकि ये दोनों जो हैं क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं बॉल वर्म के लिए, ठीक है, ये बॉल वर्म के लिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको किसका पूछा गया, कॉर्न बोरर का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, ठीक है, 18 क्वेश्चन नंबर क्या है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस एक्ट्स एज द रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कौन सा लोकेशन जो है वो यहाँ पे रिजर्वायर साइकिल जैसा एक्ट करता है, मतलब नाइट्रोजन साइकिल के लिए एज अ रिजर्वायर होता है, ठीक है। तो आपको पता है एटमॉस्फेयर में आपको पता है कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। तो एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन साइकिल के लिए एज अ रिजर्वायर हो जाएगा। तो हियर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19 is all of the following contributed to Mendel's success except, ठीक है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट हैं। तो आपको पूछा गया कि इसमें से कौन सा जो है वो मेंडल के सक्सेस में कंट्रीब्यूशन नहीं किया था, ठीक है। 3 है जिसने किया था, 1 है जो नहीं किया था। तो एक स्टेटमेंट क्या आपको बताना है, ठीक है। ए क्या है, ए स्टेटमेंट है मेंडल सेलेक्शन ऑफ पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट। तो ये तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपका जो है वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा, ये कंट्रीब्यूशन में आएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, उन्होंने मैथमेटिकल नॉलेज का भी यूज़ किया था, ये भी कंट्रीब्यूशन में आएगा। तीसरा क्या है आपका, वर्किंग ऑन स्मॉल सैम्पल साइज एट अ टाइम। तो ये मेंडल ने नहीं किया था, उन्होंने स्मॉल सैम्पल साइज पे काम नहीं किया था। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका एक्सेप्शन में आ जाएगा, ठीक है। और जो डी ऑप्शन है, टेकिंग 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, ये भी आपके कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वर्किंग ऑन स्मॉल सैम्पल साइज एट अ टाइम, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 इज सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना। आपको पता है ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, लिविंग वर्ड, ठीक है, द लिविंग वर्ड का क्वेश्चन है। और आपने पढ़ा है लिविंग वर्ड में, इस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि गोइंग फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, the number of common characteristics goes on increasing, ठीक है। तो क्या होता है जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, आपने टैक्सा के बारे में पढ़ा है, टैक्सा क्या क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ये सब होते हैं ना। तो जब हम स्पीसीज से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं, तो जो इनके बीच के कॉमन कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इनके बीच के कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज गोइंग हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स
कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बीच के, वो क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बढ़ते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है, जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं यहाँ पे जो बढ़ते हैं दिया गया था, वो बढ़ते नहीं हैं, वो क्या होते हैं, घटते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ये है, यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन सी। बाकी 3 ऑप्शन आप पढ़ लेना, बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, ये ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ऑर्गेनिज्म डजंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो फोटोसिंथेसिस के टाइम में ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता है। तो आप सबको पता है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोट्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, H2S यूज़ करते हैं फॉर द फोटोसिंथेसिस। और H2S यूज़ करते हैं इसलिए वो क्या रिलीज करते हैं, सल्फर। ठीक है, इसलिए वो सल्फर रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोकैरियोट है वो क्या होगा, रोडोस्पाइरलम। रोडोस्पाइरलम इज द करेक्ट आंसर। अब आपको अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है होगा कि एनाबिना और नॉस्टॉक ये भी प्रोकैरियोट हैं, इनमें क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि एनाबिना जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर यूज़ करता है, H2S यूज़ नहीं करता। और अगर वो वाटर यूज़ करेगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। और यहाँ पे क्या पूछाएगा, डजंट प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये भी ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। सिर्फ रोडोस्पाइरलम जो है वो क्या रिलीज करता है, सल्फर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। ठीक है, द स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज TMV, बैक्टीरियोफॉज, न्यूरोस्पोरा एंड ई कोलाई। ठीक है, इन चारों में से आपको पूछा गया सबसे छोटा कौन सा होता है, तो सबसे छोटा क्या होता है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज क्या होता है, जो वायरस ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। ठीक है, जो वायरस ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस को इनगल्फ करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज। और ये क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये भी बहुत सिंपल है। द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट एनिमल इज। ठीक है, इनवर्टिब्रेट एनिमल में जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है वो क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहला, द फर्स्ट वन इज एनिलिडा, सेकेंड इज एस्केलमिन्स, थर्ड इज मोलस्का एंड द फोर्थ वन इज प्लैटीहेल्मिन्स। तो जो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज मोलस्का। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का एंड द फर्स्ट लार्जेस्ट आप सबको पता है क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट आर्थ्रोपोडा और सेकेंड क्या है, मोलस्का। तो हियर आंसर इज मोलस्का, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 24। 24 इज द हाँ, अब हम 24 देखते हैं। 24 क्या है आपका, सेलेक्ट द सेट ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के सही सेट बताने हैं। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि कौन कौन सा, यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट है 1 2 3 4, इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ प्लैटीहेल्मिन्स हैज़ अ सिंगल ओपनिंग। ठीक है, तो जो प्लैटीहेल्मिन्स हैं उनके सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंगल ओपनिंग होती है, आपको पता है नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। दूसरा क्या है, एनिलिड्स आर द फर्स्ट एनिमल टू हैव ट्रू सीलोम एंड मेटामेरिज्म। तो ये तो सही है क्योंकि एनिलिड्स में ट्रू सीलोम भी होता है और मेटामेरिज्म भी होता है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा क्या है, द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मैंटल इज कॉल्ड मैंटल कैविटी इन विच गिल्स आर प्रेजेंट, ये भी स्टेटमेंट सही है, मोलस्क में होता है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या, मोस्ट ऑफ इकाइनोडर्म्स आर बाइसेक्सुअल। जो मोस्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल। तो मोस्ट इकाइनोडर्म्स आर नॉट बाइसेक्सुअल, सो
दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सा इनकरेक्ट हो गया, 1 and 4। तो हियर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट के सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 इज हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सोज, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 25, how many of the following shows zygomorphic flower with velvet or imbricate estivation, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लांट के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से प्लांट के अंदर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है और फ्लावर के अंदर वेलवेट या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में आपने पढ़ा होगा कि फैमिली फैबेसी जो होती है, ठीक है, फैमिली फैबेसी जो होती है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर एंड वेलवेट और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। फैबेसी क्या होती है, ऐसी फैमिली जिसके अंदर पर्ल्स प्रोड्यूसिंग, ठीक है, जो पर्ल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पर्ल्स प्रोड्यूसिंग प्लांट के ग्रुप को ही फैबेसी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट्स हैं इसमें आप देखो कौन कौन से जो हैं वो ये कैरेक्टर रखेंगे। पहला क्या आपका इंडिगोफेरा फैबेसी का है तो ये रखेगा, एक ये हो गया। दूसरा क्या है, ल्यूपिन भी फैबेसी का है। तीसरा पेट्यूनिया, ये फैबेसी का नहीं है। एलोय भी फैबेसी का नहीं है। कोलिकम ऑटमनेल ये भी नहीं है क्योंकि ये मोनोकॉट का है। सिस्बानिया, ठीक है, सिस्बानिया इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम फैबेसी फैमिली। ट्राइफोलियम ये भी फैबेसी का है। सोलेनम भी फैबेसी का नहीं है। तो यहाँ पे कितने प्लांट हैं जो फैबेसी के हैं, इंडिगोफेरा, ल्यूपिन, सिस्बानिया एंड ट्राइफोलियम, ठीक है। इंडिगोफेरा, ल्यूपिन, सिस्बानिया एंड ट्राइफोलियम ये क्या है, फैबेसी फैमिली के, और इनके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कितने प्लांट है, 4 ना, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज सिंपल क्वेश्चन है, ये आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ, ठीक है। एनुअल रिंग्स जो है वो किसकी एक्टिविटी से फॉर्म होता है, एनुअल रिंग आपको पता है किसकी एक्टिविटी से फॉर्म होता है, बाय द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम, ठीक है। कैम्बियम की एक्टिविटी से एनुअल रिंग्स फॉर्म होते हैं, और ये एनुअल रिंग्स जो हैं वो प्लांट्स की एज को बताते हैं, ठीक है। जितने जो एनुअल रिंग्स हैं उतने ईयर्स होते हैं प्लांट्स के, इससे प्लांट्स की एज को भी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज हाउ मेनी स्पर्मेथिका आर फाउंड इन द मेल कॉकरोच, ठीक है। आपको क्या पूछा गया है कि मेल कॉकरोच में कितने स्पर्मेथिका प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में कि जो मेल जो स्पर्मेथिका है वो किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में, ठीक है, ये फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा क्योंकि ये मेल में प्रेजेंट ही नहीं होता, ये किस में प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी, दैट इज नन, ठीक है, क्योंकि ये फीमेल्स में प्रेजेंट होता है, मेल्स में प्रेजेंट ही नहीं होता है, ठीक है। अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 28 इज, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना मीन्स आपको पता है कॉकरोच की बात की जा रही है। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इज ऑफ, ठीक है। आपको पता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना में ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है, ठीक है, ओपन होता है। तो आप यहाँ पे देखो ओपन इन तीनों में दिया गया है, यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही हट गया क्योंकि यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हो गया। फिर दूसरा क्या है, ब्लड वेसल्स आर, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, पुअरली डेवलप्ड होते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एब्सेंट है तो ये ऑप्शन भी आपका हट गया। अब ऑप्शन बी और डी बचा, ठीक है।
तो पुअरली डेवलप हो गए दोनों में। अब क्या है तीसरा जो सी है, द विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन किसमें, हीमोसील। ठीक है, विसरल ऑर्गन दोनों में हीमोसील दिया गया है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड विच इज कंपोज्ड ऑफ, ठीक है, इज फिल्ड विथ फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो उनका विसरल ऑर्गन जो है वो हीमोसील में होगा, और उनका जो ब्लड होता है, उनका जो लिक्विड होता है वो किसका बना होता है, आरबीसी का नहीं बना होता है। ठीक है, यहाँ पे किसका बना होता है, प्लाज्मा का। तो ये हो जाएगा प्लाज्मा विच इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। ठीक है, प्लाज्मा एंड हीमोसाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ूँ तो पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, इन पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप, blood vessels are poorly developed, the visceral organs are located in hemocoel, is filled with which is composed of plasma and hemocyte, or here option D is the correct answer. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन क्या है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस स्ट्रक्चर याद है तो आप बता सकते हो। क्या है, आपको पता है एक्सोनिम इज फाउंड इन, आपको पता है एक्सोनिम एक कार्टविल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये किस में पाया जाता है, सिलिया एंड फ्लैजिला दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 इज स्टेटमेंट दो यहाँ पे दिए गए हैं, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबस्ट्रेट एनालॉग। ठीक है, तो ये सही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को हम सबस्ट्रेट एनालॉग भी बोलते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा क्या है, इट रिजेंबल्स द एंजाइम इन स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो आप देखो यहाँ पे कहाँ दिया गया, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, analyze the events occurring during every stage of cell cycle, how the amount of DNA content C per cell changes, and select the correct option। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है कि सेल डिवीज़न के टाइम में क्या होता है, जो एस फेज होता है सेल साइकिल का, सेल साइकिल के एस फेज में। ठीक है, एस फेज में जो डीएनए कंटेंट होता है वो क्या होता है, डबल होता है, और एना फेज में क्या होता है, एना फेज में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, एना फेज में हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या है, डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ये क्या होगा, सही होगा। डीएनए कंटेंट इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग एना फेज, ये भी सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आपको मार्क ये करना है, ये दोनों नहीं करना है, आपको मार्क ये करना है डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 32। ठीक है, 32 में क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। पहला क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस मूव इंडिपेंडेंटली अलोंग देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन मास फ्लो, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंडिपेंडेंटली नहीं होता है, डिपेंडेंटली होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉइल बाय रूट इज मेनली अफेक्टेड बाय रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ऑफ रूट, ये सही है। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स इन सीव ट्यूब मेंबर्स इज सपोर्टेड बाय मास फ्लो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा गया, तो हियर ऑप्शन 1 इज द correct answer. Now next question 33. 33 is how many protons and electrons are required to fix a dinitrogen?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है आपसे। तो डाई नाइट्रोजन यानी N2 को जो है, एक डाई नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8, ठीक है। तो 8 चाहिए फॉर ईच N2, ठीक है। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इज ATP and NADPH plus H plus both are required during the conversion of in C3 cycle, ठीक है। तो C3 साइकिल में किसके कन्वर्जन के टाइम में इनकी रिक्वायरमेंट होती है? ATP की और NADPH plus H plus की PGA convert into PGAL, ठीक है। तो here option B is the correct answer. Now 35, question number 35 is in the electron transport chain the correct sequence of acceptor is, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इज in the electron transport chain the correct sequence of electron acceptor is। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी ETS में कितने पार्ट्स होते हैं? 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं और इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? BCAA3, ठीक है। इनका करेक्ट सीक्वेंस होता है साइटोक्रोम BCAA3। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइलिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 36 इज द इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। It enhances respiration rate during ripening of fruit. This rise in rate of respiration is called, ठीक है। आपको पता है फलों को पकाने के लिए, उनकी राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है? इथाइलिन। और ये कैसे फ्रूट्स को राइप करता है? क्योंकि वो उनके रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो जो ये रेस्पिरेशन को बढ़ा रहा है, इसको क्या टर्म देते हैं? जो रेस्पिरेशन में इन्हेंस हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक टर्म दिया गया और ये कई बार NCERT नीट 2014 में भी पूछा गया। उसको क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक, ठीक है। इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इज PEM, protein energy malnutrition that affect the infants result in। PEM मतलब प्रोटीन और एनर्जी की कमी से जब मेल न्यूट्रिशन हो जाता है, तो उसकी कमी से बच्चों के अंदर कौन सा डिजीज होता है? आपको पता है कौन सा होता है? मैरास्मस, ठीक है। मैरास्मस होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 38 is the moist cuticle is the respiratory organ in। तो आप सबको पता है मॉइस्ट क्यूटिकल किसके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? अर्थवर्म में। मॉइस्ट क्यूटिकल इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन अर्थवर्म। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंसेक्ट्स में आपको पता है स्पाइरिकल्स होते हैं और एक्वेटिक ऑर्थोपोड्स एंड मोलस्क में गिल होते हैं। एम्फीबियंस में क्या होते हैं? लंग्स होते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 is ECG is a graphical representation of the electrical activity of heart during a cardiac cycle. Identify the incorrect interpretation, ठीक है। ECG जो है वो हार्ट की एक्टिविटी के लिए हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता है। तो यहाँ पे जो वेव्स बनते हैं उसमें आपको बताना है कि कौन से वेव का फंक्शन जो है वो गलत दिया, कौन से वेव का जो है वो फंक्शन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला देखो, अगर पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो पी वेव जो है वो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया को ही रिप्रेजेंट करता है, ये सही है। दूसरा क्या है? QRS कॉम्प्लेक्स
वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, ये गलत है क्योंकि जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो क्या शो करता है, वो शो करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को शो करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, टी वेव वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, ये भी सही है। एंड ऑफ टी वेव, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये भी सही है। तो हियर आपको जो इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन बताना था वो क्या हो जाएगा आपका बी, दैट इज बी, QRS कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्योंकि QRS कॉम्प्लेक्स क्या शो करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। नाउ 40 क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है आपका, अमाउंट ऑफ यूरिन रिलीज्ड बाय ह्यूमन इन अ डे इज। ठीक है, तो आपको पता है ह्यूमंस में एक दिन में कितना यूरिन रिलीज होता है, 1 to 1.5। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये तो वैसे इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे 0 to 1 दिया गया। अब 3 आपके बचे 1 to 1.5 वाले। अब इसमें भी आपको पता है 1 to 1.5 लीटर जो यूरिन सिक्रीट होता है उसमें यूरिया कितना होता है, उसमें यूरिया जो है वो कितना होता है, 25 to 30 ग्राम। इन दोनों में 45 to 60 दिया गया है, तो ये दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आपका जो ये वाला ऑप्शन है 25 to 30, सॉरी ये मैं इरेज करती हूँ, मैंने गलती से, हाँ ठीक था, सॉरी ठीक था, 25 to 30, हाँ यहाँ 1 to 1.5 है। तो ये मतलब यूरिन के अंदर यूरिया कितना होता है, 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि यहाँ इन दोनों में आप देखो 45 to 60 है, तो ये दोनों ऐसे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 to 5 liter of slightly acidic, that is 6 pH urine having 25 to 30 gram of urea. तो this option B is the correct answer. ठीक है, now next question 41 is mid brain is located between। ठीक है, ये भी पूछा गया कई बार। तो आपको पता है मिड ब्रेन कहाँ पे पाया जाता है, बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, बिटवीन द फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में भी कहाँ पे, थैलमस और हाइपोथैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज थैलमस और हाइपोथैलमस ऑफ फोर ब्रेन एंड पॉन्स वेरोलाई ऑफ हाइंड ब्रेन। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42। ठीक है, 42 है, क्या है आपका, 42 इज द थाइमोसिन प्ले रोल इन। तो आपको पता है थाइमोसिन कहाँ से सिक्रीट होता है, थाइमस से। ठीक है, थाइमस से सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, ये क्या प्रोवाइड करता है, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 43, which set of animal doesn't belong to the same phylum। आपको बताना है कि कौन से सेट ऑफ एनिमल जो हैं वो सेम फाइलम में बिलोंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, राउंड वर्म, हुक वर्म, फाइलेरियल वर्म। तो आपको पता है ये किसके हैं, एनिलीडा के हैं, ये सभी एनिलीडा के हैं। दूसरा क्या है, ये क्या है आपका, ये सभी एक फाइलम को बिलोंग करते हैं। हाँ, और दूसरा क्या आपका अर्थवर्म, लीच, नेरिस, ये भी सभी क्या हैं, एनिलीडा के हैं, ये भी क्या हैं, एनिलीडा के हैं। तीसरा जो है वो सी फैंट, सी पेन, ब्रेन कोरल, ये भी आपके सभी फाइलम के हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है डेविल फिश, किंग क्रैब एंड काइटोन। तो जो आपका किंग क्रैब है वो किसका है, आर्थ्रोपोडा का है, और बाकी काइटोन एंड डेविल फिश किसके हैं, मोलस्का के। ठीक है, ये दोनों मोलस्का के हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पे ऑप्शन डी, आपको यहाँ पे डजंट बिलोंग पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 क्या आपका,
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर ट्राइपाल्मिटिन फैट इज, यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट फैट का नहीं पूछा गया, यहाँ पे क्या पूछा गया, ट्राइपाल्मिटिन फैट का। तो आपको याद रखना है कि ट्राइपाल्मिटिन फैट का रेस्पिरेटरी क्वेटेंट या फिर आरक्यू क्या होता है, 0.7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वैसे आपको पता है कि फैट का लेस देन 1 होता है, लेकिन फैट में भी ट्राइपाल्मिटिन का अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है 0.7 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 इज पेरिडर्म इंक्लूड्स। तो पेरिडर्म में आपको पता है सब होते हैं, कॉर्क भी होता है, कॉर्क कैम्बियम भी होता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पेपर नंबर जो 15 था आपका एनटीए का, उसका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, यहाँ हमने 45 तक किया, यहाँ पे हमने आपका 45 तक किया। इसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया 1 to 45। इसके बाद जो आपका दूसरा पार्ट होगा उसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, उसमें हम सॉल्व करेंगे 45 to 90, फिर हम 16 करेंगे, 17 करेंगे, आगे हम सभी पेपर करेंगे।